Uh, Hello everyone. Today we are going to continue the next lecture of vectors. और लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन रूल के बारे में बात की थी और हमने एक दो क्वेश्चंस देख लिए थे और हमने बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स को भी कवर कर लिया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन करके हम लोग सब्सट्रैक्शन रूल कर लेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस लेक्चर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को भी कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने एडिशन रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वेक्टर लिया है ए, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है। मैंने बोला इस ए वेक्टर की लेंथ हमारे पास कितनी है, 5 न्यूटन, मान लीजिए फोर्स दिया हुआ है। और दूसरा हमने वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए इस तरह से एक वर्टिकल वेक्टर दे रखा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के एंगल पे है। और बी हमने दे रखा है मान लीजिए कितना, 10 न्यूटन का। इस तरह से हमें दिया है। आपको बताना है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, आप ये निकालिए। और ये भी बताइए फाइंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन करना है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन में जब भी आप वेक्टर्स वाले क्वेश्चन करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वेक्टर्स वाले क्वेश्चंस में जो हमने फॉर्मूला याद किया है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए, और क्योंकि हम ग्राफिकल फॉर्मेट में अभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल अंडर रूट जो हमारे पास होता है। और tan phi कैसे निकाला जाता है, मैंने बोला था इन दोनों को स्पेसिफिकली याद करना, और phi जो होता है वो क्या होता है वो भी हमें याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको इस तरह से प्लेस करते हैं ताकि हमें इनका एडिशन समझ में आ जाए। तो आप किसी को भी बेस पे मान के दूसरे को वहां पर रख सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि इस बार मैं पहली बार बी को रखता हूँ और ए को एज यूजली हम लोग रखते आ रहे हैं, तो वो हम नहीं रखेंगे। इस बार मैं बी को पहले रखता हूँ। तो इसका हमने इस तरह से रखा, हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने वाले हैं, तो इसके हेड पे इसका टेल आना चाहिए। तो इसका टेल हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, और इसका हमारे पास जो हमने दे के रखा है मैग्नीट्यूड, वो हमें दे रखा है कितना, 5 न्यूटन का। और हमें ये बोल के रखा है कि हॉरिजॉन्टल से जो हमारे पास एंगल दिया है वो 30 डिग्री का दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें पता है कि भाई पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड पे हम लोग इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और जो हमारे पास एरो होगा वो इस तरह से बनेगा। इसको मान लीजिए मैंने सी बोल दिया, तो हमारे पास जो एरो होगा वो इस तरह से बनेगा कि वो एक वेक्टर के, एक कंपोनेंट वेक्टर के जिसको ऐड कर रहे हैं उसके टेल से कोइंसाइड करेगा और दूसरे वाले के हेड से कोइंसाइड करेगा। तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह से दिखने वाला है। उन्होंने हमसे ये पूछा है कि भाई इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल भी बताना है। तो मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया साई, नाम दे दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं। हमें ये साई निकालने को बोला है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी निकालने पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग भी निकाल देते हैं। भाई मैग्नीट्यूड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम ए कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो 5 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ कितना, इन दोनों के बीच में एंगल हमें, हाँ इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लेते हैं क्या है। तो मैंने हमेशा बोला है एंगल हम ये वाला नहीं लेंगे, आप टेल टेल को इंसर्ट करवाएंगे तभी एंगल निकल सकता है, या हेडेड को इंसर्ट करवाएंगे। तो इसको आप एक तरह से आगे शिफ्ट कर लीजिए ताकि इन दोनों के टेल टेल को इंसर्ट होंगे। इसको इसी लाइन के अलॉन्ग आप इसको शिफ्ट कर लीजिए, तो ये वाला एंगल कितना आ जाता है, 60 डिग्री का एंगल आ जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। इसका मतलब हमें थीटा लेना पड़ेगा 60 डिग्री को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos ऑफ 60 डिग्री, एंड देन जस्ट पुट द वैल्यूज। कितना हो जाएगा, 25 प्लस 100 एंड cos 60 इज 1/2, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 50, एंड देन सी व्हाट हैपेंस, हमारे पास हो जाएगा 175, सीधा सीधा आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर न्यूटन में। 175 हमारे पास, इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू कितना, 7। तो 25 इंटू 7 मतलब 5√7 आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नाउ हमें ये पूछा नहीं है, हमें पूछा है एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बनाता है। अब ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला हमने याद किया नहीं है कि हम हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल पाए। तो हम लोगों को ये पता है कि भाई आप किसी भी एक कंपोनेंट जिनको आप ऐड कर रहे हो उनसे आप एंगल निकाल सकते हो। तो जैसे मान लीजिए इसको हमने 5 बोल दिया, ये किससे एंगल है, 10 से एंगल है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था कि tan phi अगर आपको निकालना है, और ये phi क्या है, रिजल्टेंट और एक किसी गिवन वेक्टर के बीच का एंगल है। तो गिवन वेक्टर जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास नहीं आएगा। जो दूसरा वाला वेक्टर है वो साइन और कॉस के साथ ऊपर नीचे आएगा। तो दूसरा वाला कौन सा है, 5 है। तो 5 आएगा कितना, साइन थीटा के साथ विच इज 60, और नीचे भी आएगा फाइन कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा के साथ, और बाद में जो जिससे निकाल रहे हैं वो सीधा सीधा एक ही बार आएगा डिनोमिनेटर में, और ना साइन के साथ आएगा ना कॉस के साथ आएगा। तो अगर मैं इसको वैल्यू पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5√3/2 होल डिवाइड बाय 10 प्लस
5/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा 5√3/2 और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 25/2 हो जाएगा। तो 25/2 अगर आप लिखेंगे तो अल्टीमेटली इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, दैट विल टर्न आउट टू बी √3/5। तो √3/5 आ जाएगा। हमारे पास कोई नोन एंगल नहीं है ये, राइट। तो tan phi इज √3/5, इतना हमें पता है। बट हमें फाई नहीं निकालना है, हमें साई निकालना है। बट हम इतना जानते हैं कि ये टोटल एंगल जो है हमारा, ये हमारे पास टोटल एंगल 90 डिग्री का है। तो थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे। हमें पता है फाई प्लस साई जो है हमारे पास, फाई प्लस साई वो हमारे पास 90 डिग्री का होने वाला है, राइट। तो हमें पता है कि भाई फाई जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमें साई निकालना है, तो साई को आप लिख सकते हो कितना, 90 माइनस फाई। तो आप दोनों तरफ 10 लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan of psi will be equal to what, tan of 90 minus 5 which is nothing but cot phi। तो cot phi के बराबर हो जाएगा। तो tan phi हमें पता है, cot phi कितना हो जाएगा, 5/√3 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से एंगल निकाल सकते हैं कि tan phi हमारे पास कितना आने वाला है, tan psi। तो आप चाहो तो अगर हमें सिर्फ psi लिखना है तो आप सिर्फ tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो फाइनली अगर मुझे आंसर लिखना है तो psi को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 5/√3। या फिर आप वैसे ही छोड़ सकते हो कि tan psi हमें मिल चुका है, एंड देन यू कैन जस्ट फाइंड कि क्या है, या ऐसे छोड़ सकते हो। या फिर अगर हमें अलग से इसको रिप्रेजेंट करना है साई को, तो हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से कभी कभी हो सकता है कि एंगल आपका डायरेक्टली किसी वेक्टर से ना पूछा जाए, बट रैदर किसी एक्सेस से पूछ लिया जाए, वर्टिकल से या फिर हॉरिजॉन्टल से। तो उस केस में हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ ऐसा करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हमें थोड़े बहुत आते हैं तो हम नोन एंगल्स के टर्म्स में जो अननोन एंगल्स हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे हमें फाई पता था, हम लोग साई निकाल सकते थे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज वी नो कि उन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक्स क्वेश्चंस ऑफ एडिशन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब ये अगर हमें समझ में आ गया तो हम एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमें ऐसे दिए जाते हैं वो हमें इस तरह से देते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि भाई फॉर्मूला किस फॉर्म में लगाया जाए। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे हमें बोला है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये हमें दिया हुआ है कि भाई हमारे पास दो वेक्टर है, जैसे p वेक्टर प्लस q वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट हमें दे रखा है r वेक्टर है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी p और q दो वेक्टर होंगे कोई भी, और उनका जो रिजल्टेंट है वो r वेक्टर है, ये हमें गिवन है। उसके बाद बोल रखा है कि इफ q इज डबल्ड, इसमें वो क्या करते हैं, अगर वो यहाँ पर q को डबल कर देते हैं तो उन्हें ये वाला रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। और एक और चीज है, अगर वो ये सिनेरियो लाते हैं तो फिर से 2r वेक्टर हो जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ने सिंपली बोला है कि हमें एक गिवन सिनेरियो दिया हुआ है कि p वेक्टर और q वेक्टर का जो सम है, एडिशन है, वो हमारे पास r वेक्टर आता है। अगर वो q वेक्टर को डबल कर देते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट है वो डबल हो जाता है। अगर वो q की डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं तो उनके रिजल्टेंट में डबल ऑफ r वेक्टर हो जाता है। तो हमें ये थोड़ा सा दिया हुआ है और हमें बताना है, द क्वेश्चन टेल्स अस कि हैव टू फाइंड आउट कि p is to q is to r का रेशियो क्या होगा, p is to q is to r का रेशियो क्या होने वाला है। इनके मैग्नीट्यूड्स के रेशियो को पूछा गया है। अब देखो ये क्वेश्चन ऑन फेस वैल्यू ऐसा लगता है कि काफी टफ है और इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, आपको फॉर्मूला सारे याद है, तो आपको ये क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, राइट। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसा वैसा करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि उन्होंने बोला p और q का रिजल्टेंट r है। अब हमने बोला कि भाई p और q वेक्टर कैसे भी हो सकते हैं। मान लीजिए p वेक्टर हमारे पास ऐसा होगा रिजल्टेंट, और q हमारे पास ऐसा होगा। मान लीजिए इनके बीच में एंगल थीटा हो सकता है, और उनका रिजल्टेंट है वो क्या बन रहा होगा, r बन रहा होगा, जो कि उस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। दिस इज हाउ वी राइट देम डाउन, राइट, दिस इज द सिनेरियो वी हैव, राइट, ऐसा हो रहा होगा। अब उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने q को डबल कर दिया है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो हम सीधा लिख सकते हैं हमारा r स्क्वायर होगा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा के बराबर होगा। ऐसा हम सिंपल लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्मूला से जो हमने पढ़ा है वेक्टर्स के लिए। दूसरे सिनेरियो में क्या बोला है कि अगर हम p को एज इट इज रख के q को डबल कर देते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला है कि भाई हम p को एज इट इज रख रहे हैं, p का हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करने वाले, बट हम q को डबल कर देते हैं इस तरह से। मान लीजिए
क्यू को हमने डबल कर दिया, 2q वेक्टर कर दिया मान लीजिए, राइट। तो अब हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें उन्होंने बोला है कि भाई जो भी हमारे पास वेक्टर बन रहा होगा उसका 2r का मैग्नीट्यूड हो गया, ये एंगल तो हमने बदलना नहीं है, थीटा हमें दिया हुआ, राइट। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 4r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कितना हो जाएगा 4pq cos थीटा, ये हमें पता है। दूसरे में उन्होंने बोला कि भाई दोनों को उन्होंने माइनस कर दिया है, तो माइनस कर दिया है, देखो सिंपल ऐसा होता है कि इसमें अभी मैंने सब्सट्रैक्शन के बारे में बात की नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर p अगर ऐसा रखा है और q को हमने ऐसा रखा है, मान लीजिए q हमारे पास इस तरह से वेक्टर था और हमने यहाँ पर थीटा पे रखा हुआ था, तो अब क्या होता है, अच्छा यहाँ पर ऐसा है कि अगर मैं इसका माइनस लिख रहा हूँ, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो p माइनस क्यू वेक्टर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p वेक्टर प्लस ऑफ माइनस क्यू वेक्टर। तो प्लस ऑफ माइनस क्यू वेक्टर का मतलब होता है कि हम लोग माइनस क्यू वेक्टर और p वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, q को ऐसे ना रख के माइनस का मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। मान लीजिए इस तरह से हो गया, तो मैग्नीट्यूड वही रहने वाला है लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो हमारे पास क्या है कि इस तरह से ये यहाँ पर बन जाएगा, और जो बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या है, 2r दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड भी 2r दिया है। देखो डायग्रामेटिकली सही नहीं दिख रहा होगा, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जा रहा हूँ, राइट। तो इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसमें भी आप लगा दीजिए रिजल्टेंट है और ये दोनों ऐड करने वाले हैं, तो अब अगर ये वेक्टर हो गया तो इनके बीच का एंगल ये होगा, जिसको मैं 180 माइनस थीटा बोल देता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो क्यू को मैंने उल्टा कर दिया तो इधर आ गया, और इसके बीच में अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालूंगा तो इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके बीच में स्मॉलर एंगल हो गया आपका, मैं दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये वाला वेक्टर हमने यहीं पर ले रखा है, ये हमारे पास क्यू इधर है और मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया, तो आगे शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास p मान लीजिए ऐसे आ जाएगा, तो या तो आप ये वाला एंगल ले सकते हो या बड़ा वाला एंगल ले सकते हो, तो ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो हमें सब कुछ वही करना है, हमें फॉर्मूलाज वैसे ही लगाने हैं एज इट इज जो गिवन है, बट हमें एंगल को 180 माइनस थीटा लेना है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस का इसका स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2pq cos ऑफ 180 माइनस थीटा, इनके बीच में जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा हो गया। तो हमारे पास क्या बन जाता है, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, तो ये हमारे पास ये बन गया है। तो तीन इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी वाली इक्वेशन ये है, और तीसरी वाली इक्वेशन ये है, राइट। दूसरी बात एक और है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने जो ये चीज लिखी है उसमें थोड़ी सी गलती है, जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है उसमें थोड़ा सा गलती है बुक में, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, p वेक्टर और 2q वेक्टर को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा। देखो अगर मेरा q यहाँ तक था, अगर मान लो यहाँ तक मेरा q था, तो ये आपका जो r वेक्टर बना होगा वो यहाँ कहीं बना होगा, ऐसे बना होगा, इसका एंगल चेंज हो जाएगा, तो r वेक्टर नहीं रहेगा, हमें थोड़ा रीफ्रेज कर देना चाहिए। इसको रीफ्रेजिंग हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती की है उन्होंने, तो रीफ्रेज अगर मैं करता हूँ, रीफ्रेजिंग ऐसा है कि इसमें सिर्फ इन्होंने मैग्नीट्यूड की बात की है कि p वेक्टर एंड 2q वेक्टर रिजल्टेंट हैज मैग्नीट्यूड 2r, ये बोल सकते हैं, और यहां पर हमारे पास है p वेक्टर एंड माइनस q वेक्टर रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 2r, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात ही की जा सकती है, यहाँ पर आप वेक्टर की बात नहीं कर सकते। रीजन है कि एंगल चेंज हो जाएगा जब आप इनके मैग्नीट्यूड्स को चेंज करेंगे, तो वो थोड़ा गलत है, रीफ्रेजिंग है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ कि दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इसमें हमें डायरेक्शन भी सेम चाहिए होती है, तो आपका जो r वेक्टर बन रहा होगा कुछ एंगल पे होगा, तो अगर आपने इसकी साइज को डबल कर दिया है तो जो दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपका डबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज, तो हमने इस तरह से जब हमने तीन इक्वेशंस निकाल ली है, तो हमें सिर्फ तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बिकॉज हमें इनके रेशियो को पता करना है, p/q/r को। तो ये हमें अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इनको एक जगह लिख देते हैं एंड उसको सिर्फ हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 1 बाय 1 कैसे करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन को लिख दीजिए, r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिख दिया है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास वो दिया हुआ है, कितना है, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ pq cos थीटा, एंड लास्ट हमारे पास क्या बन जाता है, वो भी हमें दिया हुआ है, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा।
तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाती हैं इस तरह से। तो अब देखो, अब तो सिर्फ सॉल्विंग का हो जाता है हमारे पास। हमने जो बेसिक फैक्ट्स लगाने थे या फॉर्मूलास लगाने थे वो हमने सही सही लगा दिए। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो अब मैथ्स का ज़्यादा हमें फंडा यूज़ करना पड़ेगा रेदर देन फिजिक्स का। फिजिक्स का जितना फंडा यूज़ करना था वो हमने कर लिया। अब देखो, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इनका रेशियो निकालना। तो मैं क्या करता हूँ कि किसी तरह से कॉस थीटा को एलिमिनेट करता हूँ, अदरवाइज आंसर कॉस थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि देखिए, यहाँ पर अगर पहली वाली क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई करके दूसरी वाली को माइनस कर देता हूँ तो क्या होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, पहली इक्वेशन में आप क्या करिए, 2 को मल्टीप्लाई करके सेकंड वाली इक्वेशन को उससे माइनस कर दीजिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 2r² माइनस 4r² कितना हो जाएगा, -2r², राइट। फिर हमारे पास 2p² माइनस p² इज p²। फिर 2q² माइनस 4q² इज -2q²। and then this will go on, this will just vanish because 4pq and 4pq है यहाँ पर। तो अगर आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंपल भाषा में तो हो जाएगा कितना, 2q² माइनस p² इज इक्वल टू 2r²। तो ये हमारे पास एक पहली इक्वेशन रिड्यूस होके आ गई है। सेकंड एंड थर्ड में देखते हैं हमारे पास क्या हो सकता है। तो सेकंड एंड थर्ड में हम लोग, या फिर हम फर्स्ट एंड थर्ड देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को और थर्ड को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। PQ वाला सीधा चले जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 5r² इज इक्वल टू 2p² प्लस 2q²। ये हमारे पास हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम कर लेंगे p² प्लस q² इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ r²। तो हमारे पास ये बन जाता है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग को 2 इक्वेशन मिल रही हैं, जिसमें पहली वाली इक्वेशन में p² और q² r के टर्म्स में लिखा हुआ है, दूसरे में p² और q² भी r² के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लेट्स ट्राई फॉर जस्ट लेट्स अज्यूम कि भाई ये दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं और p और q को वेरिएबल मान के उनको सॉल्व करते हैं। तो हमने बोला कि भाई हमारे पास ये पहली इक्वेशन हो गई कितना, a वाली हो गई, और ये दूसरी वाली हमारे पास b इक्वेशन हो गई। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हम दोनों ऐड कर देते हैं a और b को। तो मैं बोलता हूँ कि a को और b को मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो हमें क्या मिलने वाला है, आपका p वैनिश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3q² इज इक्वल टू, उनको ऐड कर देंगे, 2 + 5/2 कितना हो जाएगा, 4 + 5 9। तो 9/2 r²। तो आपको q² मिल चुका है, q² इज 3/2 टाइम्स ऑफ r²। और इफ यू वांट टू सिंपली reduce it further, it will be q is equal to 3/2 √2 टाइम्स ऑफ r। तो q हमें r के टर्म्स में मिल गया है। अब हम क्या करते हैं कि एक में मिल गया तो हम क्या करते हैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप a वाली इक्वेशन को देख लीजिए, a वाली इक्वेशन में इसी q को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। q² हमें पता चल गया है, तो उसको उठा के रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 3r² इधर बनेगा, माइनस कितना, p² इज इक्वल टू 2r²। सो इफ आई सॉल्व दिस, p² will come out to be equal to r², और यू कैन सिंपली से p is equal to r। थोड़ा मैथमेटिकल था बट इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। और देखो, मैथमेटिक्स हमें आना चाहिए। इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर IIT JEE एंड मेंस, और अभी आपने नीट के भी पेपर को देख लिया है कि किस तरह कितना एक्सटेंसिव मैथ्स यूज किया जाता है कभी कभी, और कंसेप्चुअल लेवल पे भी काफी ज्यादा डेप्थ में पेपर आता है। तो आपका मैथ्स थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए टू बी एबल टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड एटलीस्ट दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस एंड क्वेश्चंस। तो p इज इक्वल टू r आ गया है, और q हमने सब कुछ r के टर्म्स में निकाल लिया है। नाउ अगर सब कुछ r के टर्म्स में आ गया, आपको सिर्फ रेशियो के फॉर्म में चीजों को रखना है। तो देखिए क्या करना है हमें, p इज टू q इज टू r अगर मैं करता हूं तो हमारे पास क्या आता है, p को r के टर्म्स में लिख दिया, देन q हमारे पास है उसको भी r के टर्म्स में लिख दिया, ये है, और r तो r ही है, इसमें r को आप एलिमिनेट कर दीजिए, 1 इज टू 3/2 का अंडर रूट इज टू 1। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपका बेसिकली √2 इज टू √3 इज टू √2 इस तरह से आ जाएगा। आप चाहें तो और तरीकों में लिख सकते हैं, बट दिस इज सिंपली द आंसर। या फिर इसको काफी फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, 1 इज टू √1.5 इज टू 1, या किसी भी फॉर्म में और ज्यादा हो, किसी भी कॉमन टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर √2 को मल्टीप्लाई कर दे 2 इज टू √6 इज टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस को किया जा सकता है, इवन दो दे आर वेरी टफ, but still these type of questions can be done. Okay, now ये हो गया है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ कराना चाहता हूँ, विच इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखो, इस क्वेश्चन में भी हमने थोड़ा बहुत सब्सट्रैक्शन का यूज किया था, राइट। थर्ड वाले पार्ट में हमें पता था कि हमने डायरेक्शन को उल्टा किया था, तो सब्सट्रैक्शन के बारे में हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट यूज किया था, बट सब्सट्रैक्शन ऐसा कुछ नया टॉपिक नहीं है। अगर आपको एडिशन अच्छे समझ में आ गया तो सब्सट्रैक्शन भी वैसा ही है।
ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको पहले ही बताता हूँ कि वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन अलाउड नहीं है, राइट। यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट अ वेक्टर फ्रॉम अनदर वेक्टर। देन फिर मैंने टॉपिक क्यों बनाया, देखो इसलिए बिकॉज सब्सट्रैक्शन को भी हम लोग एडिशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। क्योंकि जैसे अगर हमें बोला गया है, मान लीजिए इस तरह से मैंने बोला है ए वेक्टर लिया हमने कोई, और दूसरा हमने लिया है इस तरह से बी वेक्टर, और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल भी हमारे पास कितना है, थीटा है। तो अगर कोई बोलता है भाई इसका एडिशन करिए, एडिशन करने का मतलब क्या है, आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करिए। तो इसका हमने देखा है क्या होता है। इसमें आप क्या करेंगे, किसी भी एक वेक्टर को आप कहीं पर रख दीजिए, रैंडमली जैसे रखना है, और दूसरे वेक्टर की टेल को इसके हेड पे लगा दीजिए एज इट इज, ताकि इसकी ओरिएंटेशन चेंज ना हो, राइट, बी। तो जो हमारा फाइनल वेक्टर आएगा, जिसको हम लोग एक के टेल से दूसरे के हेड पे कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल बनने वाला है वो हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। उसके बारे में हमने जो देखना था देख लिया, एंगल कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट। लेकिन यहीं पर अगर हमें बोलते हैं कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन करो, जैसे ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर करो, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई रूल नहीं है ए माइनस बी वेक्टर करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ही ऐड करते हैं, right? So the question now turns to be the addition of a vector and minus b vector, right? Because a vector minus b vector doesn't make sense. अब देखो काफी लोगों को ऐसा लगेगा भाई बात तो बराबर ही है, बराबर नहीं है बात। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर हमने बोला कि a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो माइनस बी वेक्टर करने का मतलब होता है कि भाई आप इस वेक्टर को उल्टा कर रहे हो, डायरेक्शन उल्टी कर दी है। ईस्ट का माइनस क्या होगा, वेस्ट, नॉर्थ का माइनस क्या होगा, साउथ। तो वैसे अगर किसी भी डायरेक्शन के आगे आप माइनस लगा देते हैं तो हमारे पास उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास जैसे ए को मैंने यहाँ पर रख दिया है इस तरह से, और बी आपका इस डायरेक्शन में आना चाहिए था, बट आपने डायरेक्शन उल्टा कर दिया है, तो आपका पीछे आएगा। तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डायरेक्शन बदल गया है। तो यहाँ पर एंगल थीटा था, राइट। तो अब जो रिजल्टेंट है, अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, एडिशन सारे रूल्स लग रहे हैं, दोनों को हेड टेल को कोइंसाइड करा हुआ है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा अब, वो रिजल्टेंट ऐसे दिखाया जाएगा। मान लीजिए इसको हम डी बोल देते हैं, इसको सी बोला, इसको मैंने डी बोल दिया। तो अब ए और बी के बीच में एंगल थीटा नहीं रहेगा, इनके बीच का एंगल ये बन जाएगा 180 माइनस थीटा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, इसको आप आगे पुश कर देंगे तो हमारे पास ये छोटा एंगल और वो बड़ा एंगल बन जाएगा। तो मैंने बोला था कि जब टेल टेल कोइंसाइड होती है तो छोटा वाला एंगल लिया जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, डी कैसे निकालोगे भाई? डी निकालने का सिंपल तरीका क्या हो जाता है, हम एडिशन कर रहे हैं किसका, ए और माइनस बी वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर वही है, बी का भी वही है, प्लस 2ab, बट उनके बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा बन जाता है, जो कि एडिशन के दौरान थीटा बनता था। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ऐसा। अच्छा, एंगल निकालने, मान लीजिए ये वाला एंगल फाई है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप एडिशन में निकालते थे वैसे यहाँ पर भी निकालोगे। फाई किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है, तो ए आपका सीधा सीधा नीचे आ जाएगा अकेले में। बी है तो बी भी इधर आएगा, इधर आएगा। इसमें साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 180 माइनस थीटा लिया जाएगा, और यहाँ पर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स 180 माइनस थीटा लिया जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड cos of 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ cos थीटा। इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात तभी करते हैं जब हमें एंगल ए और बी वेक्टर के बीच में पता होता है, थीटा। तो हमें जब आंसर लिखना होता है तो सब कुछ थीटा के टर्म्स में लिखना होता है, इसलिए हम इसको 180 माइनस थीटा मान लेते हैं, और हमारा जो बनता है, जो भी आंसर या जो डेरिवेशंस बनती हैं उसके हिसाब से बनती है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी ये कंप्लीट एंगल दिया हुआ है, ये वाला, तो आपको सब्सट्रैक्शन नाम के पॉइंट पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एडिशन करेंगे उनके बीच में जो एंगल है उसको मान के। तो बेसिकली सब्सट्रैक्शन भी एक एडिशन ही है, बट उसमें हम किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, दैट्स इट, और हम कुछ नहीं करते। तो हम सीधा इसके क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, इसमें हमें ज्यादा और कुछ जानने वाली बात नहीं है। इसमें एक दो क्वेश्चंस करेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई इसको कैसे यूज किया जाता है। नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन। तो जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे पास एक वेक्टर है ये a, जिसका लेंथ है 5 न्यूटन का। दूसरा वेक्टर हमने एक और बोल रखा है जिसका लेंथ अगेन 5 न्यूटन का है, और ये वाला एंगल हमने दे रखा है कितना, 60 डिग्रीज का। पहला हमें बोला है कि भाई a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालिए क्या होगा, और दूसरा हमें बोला है कि a वेक्टर
माइनस बी वेक्टर निकालिए, इन दोनों को निकालने को बोला है। पहले ए और बी को ऐड करिए, वेक्टोरियली ऐड करिए, और फिर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखते हैं, चलो एक एक पार्ट करते हैं। तो अगर मैं करता हूँ ए और बी को ऐड करना है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ए को आप जैसा है एज इट इज रखिए, कितना है 5 न्यूटन का। बी को अगेन जैसे हमने सीखा है कैसे रखना होता है, एंड ये वाला एंगल इनके बीच का 60 डिग्री दिया हुआ है। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है वो रिजल्टेंट हमारे पास सीधा सीधा इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। ये सी है मान लो, तो वो हम सीधा जैसे एडिशन रूल लगाते थे वो हम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 60। जस्ट सॉल्व फॉर दिस, यू विल गेट दिस टू बी 5√3 न्यूटन्स। ये हमारा सीधा आ जाएगा। ये वाला एंगल निकालने को हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, एंगल हम निकाल सकते हैं। tan phi किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल। तो हम लोग ए को यहाँ पर रख देंगे एज इट इज, प्लस बी को रखिए, वो सभी 5 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इनके बीच का एंगल कितना है, sin 60, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, cos 60। जो सॉल्व फॉर दिस कितना हो जाएगा, ये 5/2 है, 15/2, दैट विल बी 5√3/2, दैट विल बी 1/√3। तो आपका 1/√3 आ जाएगा सीधा सीधा, फाई की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। कुछ करना ही नहीं था इसमें, सिंपल फॉर्मूला बेस था, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत इसमें थी नहीं, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला भाई हमारे पास फाई कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अगर हमें बोला है सेकंड स्टेज में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो अगेन मैंने क्या बोला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब होता है एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। सो व्हाट विल यू डू इज, ए को आप एज इट इज रखिए जैसे रखना था, ए 5 न्यूटन का है हमारे पास, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले को उल्टा कर देंगे, राइट। इसको हमने डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो डायरेक्शन को उल्टा कर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस बी वेक्टर आएगा। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन ही रहेगा। डायरेक्शन चेंज करने से सिर्फ एंगल्स में चेंज आता है। और मान लीजिए इनका जो रिजल्टेंट है वो मैं बोल देता हूँ कि डी होगा। मान लीजिए इस तरह से ये डी होने वाला है। मान लीजिए ये हमें एंगल निकालना है फाई डैश, ये भी निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें जो एंगल दिया है वो ए और बी के बीच में दे रखा है जो कि 60 डिग्री है। हमें ये वाला एंगल नहीं यूज करना है, हमें कौन सा यूज करना है, ए और माइनस बी के बीच का एंगल जो कि कितना है 120 डिग्री। आप सीधा सीधा 120 डिग्री ऐड कीजिए, यूज कीजिए इन दोनों को ऐड करने के लिए। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट सिंपली 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 ऑफ कॉस ऑफ 120। कॉस ऑफ 120 हमें पता है कितना होता है, -1/2। तो -1/2 करोगे तो सिंपली आंसर जो आएगा 5 न्यूटन का आ जाएगा आराम से। उसके बाद अगर मैं फाई डैश निकालना है तो सारे एडिशन वाले रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। जैसे tan फाई डैश हमें निकालना है तो किसके बीच में एंगल है, रिजल्टेंट और ए के बीच में है। तो ए हमारे पास एज इट इज यहाँ आएगा, बी आपका यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेकिन इनके बीच का एंगल 120 है, तो साइन ऑफ 120 एंड कॉस ऑफ 120। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाता है यहाँ पर 5 साइन ऑफ 120 इज √3/2 ओनली, साइन ऑफ 120 साइन ऑफ 180। इसको मैं लिख देता हूँ जैसे मैं बताया था बेसिक मैथ्स में। साइन ऑफ 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस 60 विच इज साइन ऑफ 60 ओनली, राइट। डायरेक्टली आप √3/2 कर सकते हैं। उसके बाद कॉस ऑफ 120 हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 माइनस 60 माइनस कॉस 60 एंड दैट विल बी इक्वल टू -1/2। सिंपली यू जस्ट सी दैट कितना हो जाएगा, ये 5/2 बनेगा एंड दैट विल बी √3। √3 होने का मतलब क्या है कि फाई डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्रीज के बराबर। सो इस तरह से हम लोग ये वाले सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ज़्यादा हमें ऐसा नहीं है कुछ नया कंसेप्ट है, वो जो एडिशन वाला कंसेप्ट है वही यहाँ पर लगता है। बट हमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम एक्चुअल में किसी वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा करके ऐड कर रहे हैं। तो जब आप डायरेक्शन को उल्टा करते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बदल जाता है। तो आपको जो एंगल चूज करना होता है वो ए और बी के बीच का यूज नहीं करना है, अब ए और माइनस बी के बीच का यूज करना है। दैट्स इट। ऑल द रूल्स विच आर like which we studied in addition of vectors will also be applicable in subtraction of vectors. ओके चलिए ये वाला अगर हो गया हम क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन कर लेता हूँ और करा देता हूँ। तो मेरे ख्याल से एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा हमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से किया जा सकता है।
नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इसके थ्रू आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें बोला है कि हमने बोल दिया कि अ पार्टिकल मूव्स with speed 4 meter per second towards east and changes his direction to northeast with speed 8 meter per second. Find change in velocity. राइट, ये हमें बोला गया है। हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें अगर हमें चेंज बताना है तो हमें वेक्टर के रूल्स यूज करने पड़ेंगे, राइट। तो पहले उन्होंने क्या बोल रखा है भाई, इसमें सिंपल आपका इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास कितनी थी, ईस्ट की तरफ थी, कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड थी। और बाद में हमारे पास कितनी होगी, इसको मैं v1 बोल देता हूँ, v1 स्पीड से जा रहा था इधर, बाद में नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट हमारे पास कितना है, 45 डिग्री पे है, और जो हमारे पास बन रहा है स्पीड वो 8 मीटर पर सेकंड बन रहा है, इसको मैं v2 बोल देता हूँ, राइट। और हमारे पास है वेलोसिटी से हम डील कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर पूछ रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का चेंज पूछने का मतलब क्या है, डिफरेंस कितना आ रहा है, तो उसमें वेक्टर के रूल्स अप्लाई होंगे। स्केलर होता तो स्केलर वाले रूल्स अप्लाई होता है, तो अगर मैं वेक्टर वाले रूल्स को अप्लाई करता हूं तो ऑब्वियसली हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, v2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस v1 वेक्टर, ये हमें निकालने को बोला गया है। तो आप v2 वेक्टर को एज इट इज रखिए और v1 को उल्टा कर दीजिए, जिसके ऊपर माइनस है उसको उल्टा करने को बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि v2 को एज इट इज रख देते हैं, आप v2 को जैसा दिया है वैसा ही रखिए। तो v2 इज गिवन टू बी हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड, और v1 को थोड़ा उल्टा कर दीजिए। तो v1 को अगर मैं उल्टा करता हूँ, उल्टा करके इसके टेल पे लगाना है, तो उल्टा करके अगर मैं टेल पे लगाता हूँ तो मान लीजिए इस तरह से हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा v2 ऐसा बन रहा होगा, मान लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड कितने पे, 45 पे, और उसके कोने पे हमें ऐड करना है माइनस v वेक्टर को, तो उल्टा करके इसके टेल पे लगा दो, तो हमारे पास जो v1 है वो 4 मीटर पर सेकेंड ये है। तो अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों का, तो मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा v, ये हमें निकालने को बोला है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या फिर c बोल देते हैं, या फिर w बोल देते हैं मान लो तुम्हारे हिसाब से। तो ये जो w है वो v2 माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो मान लीजिए इन दोनों के बराबर हमारे पास कोई w वेक्टर आएगा, तो w वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमें निकालने को बोला है, चेंज का मैग्नीट्यूड निकालने को बोला है। तो बस करिए, देखो इनके बीच में एंगल क्या है, तो एंगल हम लोग सीधा सीधा निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे भाई, इस अब ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलो, ये हमारे पास 45 है तो ये भी हमारे पास 45 होगा, ये भी हमारे पास 45 होगा, लेकिन हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको आप आगे शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ टेल टेल आ जाएगा, ये इनके बीच का एंगल, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन है 45 है, ये हो जाएगा 135, तो इनके बीच का एंगल है 135। तो अगर मैं W यूज करता हूँ तो सिंपली क्या करोगे आप, एक का यूज करो 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 135। कॉस ऑफ 135 होता है हमारे पास -1/√2, जो हमने बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कन्वर्जेंस में देख रखा है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप लेक्चर्स देख लीजिए बेसिक मैथ्स के ऊपर। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा 32√2। इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हो, ये 10 और 8 प्लस 32√2, इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो। इतना आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन या चेंज वो पूछते हैं तो हमें वेक्टर के रूल्स लगाने होते हैं और सब्सट्रैक्शन रूल लगाना होता है। सब्सट्रैक्शन रूल कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है, उन दोनों के बीच में बनने वाला नया एंगल आइडेंटिफाई करना है और एडिशन के सारे रूल्स लगाने हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें और बियॉन्ड देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल्स हमने देख लिए हैं, इसके ऊपर हमें उतना ज़्यादा जोर नहीं देना है, बिकॉज आगे वाले जो चैप्टर्स आने वाले हैं
काइनेमेटिक्स या फिर और भी एनएलएम, इनमें हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट का कम यूज करते हैं, हम लोग दूसरे फॉर्मेट का ज़्यादा यूज करते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट फॉर्मेट। तो हमें जल्दी जल्दी उस पर आके उसको सीखना है कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक चीज और बता देना चाहता हूँ। हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, राइट। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर कहने में वेक्टर है, बट ये ट्रूली एक वेक्टर इसलिए नहीं है बिकॉज इसका सिर्फ जो इसका काम होता है वो सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है। तो इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। इसमें एक वन मैग्नीट्यूड होता है, इसका लेंथ वन का होता है, बट इसका जो डायरेक्शन होता है वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के ही काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि भाई हमने यहाँ पर एक ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, राइट, इस तरह से, तो हम कह सकते हैं भाई इस ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। अगर तुम्हें याद आ रहा होगा या फिर अगर अभी नहीं समझ में आया है जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आप लेक्चर 1 वेक्टर्स का देखिए। जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कराया तो मैंने बोला था कि हम लोग वेक्टर्स को दो फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट और कॉम्पोनेंट फॉर्मेट। कॉम्पोनेंट फॉर्मेट में मैंने बताया था कि अगर हमें किसी भी वेक्टर को लिखना है तो उसको मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हमें ए वेक्टर को यहाँ लिखना है, तो अगर हमें मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन सिर्फ लिखने के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैग्नीट्यूड को हम ए से दिखाते हैं और डायरेक्शन को ए कैप से दिखाते हैं। तो जो वेक्टर होता है वो कैप से डिनोट किया जाता है। किसी भी इंग्लिश लेटर के ऊपर आप कैप लगा दीजिए, इसका मतलब होता है कि वो डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ए वेक्टर को ए इंटू ए कैप यानी मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। दिस इज यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे इसका ए कैप ड्रॉ करना होता तो हम ज्यादा कुछ नहीं करते, हम लोग वही एंगल लेते और हम लोग एक यूनिट लेंथ का थीटा लेते और ये हमारे पास ए कैप हो जाता है। इसका जो लेंथ होता वो यूनिट लेंथ होता, ठीक है, यूनिट लेंथ होता। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर कुछ और नहीं है। देखो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके देखेंगे, क्योंकि हमें कंपोनेंट फॉर्मेट की तरफ आगे बढ़ना है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आने वाले फिजिक्स के चैप्टर से। तो इसलिए वहाँ पर हमें ड्रॉ कम करना पड़ेगा, लिखना ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर हमें किसी वेक्टर को लिखना है तो हम लोग मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। ए हमारे पास डायरेक्शन को बताता है और ए कैप हमें मैग्नीट्यूड बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि हमारे पास फोर्स जो है वो कितना है, 20 न्यूटन इन ईस्ट है, राइट, और मैंने बोला भाई ईस्ट को मैं ई कैप से डिनोट करूंगा, तो हमारे पास हम एफ वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? 20 न्यूटन इंटू ई कैप। तो ये क्या बन गया है? मैग्नीट्यूड, और ये क्या बन गया? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन के फॉर्म में हमने लिख दिया, और हम किसी भी डायरेक्शन को कैप के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो जैसे हमें अंडरस्टूड होता है कि अगर किसी के ऊपर वेक्टर लगाए तो वेक्टर, वैसे हमें अंडरस्टूड होता है किसी के ऊपर कैप लगाए तो वो डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लिखते हैं दिस इज अ यूनिट वेक्टर। हमें इतना ही जानना था, इसमें इसे ऐसा फैक्ट याद कर लो, आगे हमें काम आएगा, ठीक है। तो अगर ये हो गया तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं वेक्टर्स चैप्टर में, और वो हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्मेट, राइट। तो हम लिखते हैं वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्मेट, इसको मैं लिख देता हूं रेक्टेंगुलर। अब इसको ध्यान से समझना है बिकॉज ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग हमेशा यूज करने वाले हैं आने वाले सारे चैप्टर्स में, ठीक है। तो इसमें बोला कि वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्मेट, यानी हमने ग्राफिकल फॉर्मेट पूरा देख लिया कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से एंगल निकालते हैं, किस तरह से एडिशन करते हैं, किस तरह से सब्सट्रैक्शन करते हैं। अब हम वापस आ रहे हैं स्टार्टिंग पे, और हम लोग वेक्टर को एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर से हम एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। तो वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई भी वेक्टर दिया है तो हम उसको तोड़ना चाहते हैं। अभी तक हम वेक्टर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया, एडिशन करने का मतलब क्या है? जोड़ दिया, सी वेक्टर बना दिया। लेकिन अब अगर हमें कोई ऐसा, जैसे मान लो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको ये दिया हुआ है, दिस इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मैंने बोला कि हमने कोई वेक्टर रखा है इस तरह से यहाँ पर, इधर इसका लेंथ हमें ए दिया हुआ है और ये थीटा एंगल पे है। तो हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर को इस तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम जोड़ नहीं रहे हैं, हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना इजी हो जाए।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं भाई इसको हम इस तरह से तोड़ें ताकि एक इस x की तरफ इसका कंपोनेंट आ रहा और एक y की तरफ कंपोनेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि a वेक्टर को मैं b वेक्टर प्लस c वेक्टर में तोड़ना चाहता हूँ। उल्टा कर रहे हैं हम लोग। अभी तक हम ऐसा करते थे, a और b को ऐड करके c निकाल दिए, लेकिन अब हम इसको तोड़ के दो वेक्टर्स के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी चॉइस है, हम लोग कैसे करना चाहते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई कि हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि एक वेक्टर हमारा इधर आ रहा होगा, ओके, और एक वेक्टर हमारा इधर आ रहा होगा, और इन दोनों का एडिशन जो है वो ए वेक्टर हो रहा होगा। ये बी है और ये सी है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसलिए मैंने रेक्टेंगुलर लिखा है। रेक्टेंगुलर मतलब उनके बीच में 90 डिग्री फिक्स है। तो हम लोग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के फॉर्म में इसको तोड़ना चाहते हैं। तो हमें पता है भाई ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। तो एक और बात समझ लो, मैंने बोला डायरेक्शन जो होती है वो कैप के फॉर्म में लिखी जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स है ना, इसकी डायरेक्शन को, ये इधर वाली डायरेक्शन है ना, इसको हम डिफॉल्ट आई कैप बोल देते हैं। इस वाली डायरेक्शन को हमेशा आई कैप बोला जाएगा, इस वाली डायरेक्शन को हमेशा जे कैप बोला जाएगा। वैसे ही अगर आप अपोजिट में जाओगे तो ये माइनस जे कैप बन जाएगी, इसके अपोजिट में जाओगे तो यहाँ माइनस आई कैप बन जाएगी। और वैसे ही जेड के लिए भी है, जेड का अगर पॉजिटिव में जाओगे तो प्लस के कैप है, और अपोजिट में जाओगे तो माइनस के कैप है। हम सभी के लिए डायरेक्शंस डिसाइड नहीं करते, हम इन फिक्स्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए डायरेक्शन बता देते हैं, और इसी के टर्म्स में हम सारे वेक्टर्स को लिखते हैं। तो हमने बोला कि भाई हमें ऐसे तोड़ना है, तो हम निकालना चाहते हैं भाई ये जो बी और सी वेक्टर हैं वो हैं क्या। तो उसके लिए हम सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं निकालने के लिए। देखो यहाँ पर ऐसा ये में थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा जो है क्या हो जाएगा, बी बाय ए। तो हम सीधा बी क्या निकाल सकते हैं, ए कॉस थीटा। तो बी जो है हमारे पास क्या बनना चाहिए, ए कॉस थीटा बनना चाहिए। वैसे ही उसी ट्राइंगल में आप देख लो, तो उसी ट्राइंगल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। मान लो मैंने ए बी सी ट्राइंगल दिया, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी, इसकी बात कर रहे हैं। उसी ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बना, सी बाय ए। तो क्या होता है हमारे पास, सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हो गया इस तरह से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास क्या होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा हमें पता चल गया। अगर हमें बी वेक्टर निकालना है, तो कोई भी वेक्टर जब हमें निकालना होता है हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मतलब बी इनटू बी कैप। क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका हो गया है ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन इसकी क्या है, आई कैप ही तो है, तो हम लोग सीधा आई कैप लिख देते हैं, राइट। तो x की डायरेक्शन आई कैप से डिनोट की जाती है, तो हम b का जो डायरेक्शन है और x का डायरेक्शन वो सेम ही तो है, तो b कैप आई कैप ही हो गया। वैसे ही अगर हम c वेक्टर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, c इंटू सी कैप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a साइन थीटा इंटू सी कैप क्या है, y में है। अब देखो यहाँ पर ये इधर नहीं रखा है, इधर रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स को ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो अगर ये नॉर्थ है तो इधर भी नॉर्थ ही है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने इधर लिया तो आपका इधर कुछ और हो गया। तो ये पूरी डायरेक्शन नॉर्थ है, कहीं भी खड़ा हो गया वो नॉर्थ ही है। तो अगर ये जे कैप है तो ये डायरेक्शन जे कैप ही है, तो इसको हम लोग सीधा क्या कर सकते हैं, जे कैप ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम फाइनली ए वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो ए वेक्टर आप इस तरह से लिख सकते हो, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट फॉर्मेट। तो वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्मेट। और ये कंपोनेंट फॉर्मेट कैसा है, रेक्टेंगुलर। देखो मैं रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहा हूँ कि आप कितने भी फॉर्म्स में एक वेक्टर को तोड़ सकते हो। जैसे मैंने अगर आपको कोई वेक्टर दिया, जैसे मैंने इसी ए वेक्टर को दिया है, तो आप इस वेक्टर को कितने भी फॉर्म में तोड़ सकते थे। आप क्या कर सकते थे, आपने बोला होता कि भाई इसको ले लिया और इसको ले लिया, इसका एडिशन भी ए आ गया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसका भी एडिशन आया, इसको आप कितने भी इनफाइनाइट फॉर्म में इसको दो वेक्टर्स में तोड़ सकते थे, जिन दो वेक्टर्स का सम ये वेक्टर बनता। लेकिन हमने मोस्ट इजी फॉर्म चुना। हमने बोला कि जो फाइनल हम वेक्टर जिनके फॉर्म में इसको लिखेंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, राइट। वो क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शंस जो फिक्स किए हैं वो सिर्फ एक्स वाई और जेड के लिए किए हैं, बाकी किसी के लिए नहीं किए। आप रैंडम फॉर्म में करोगे तो आपको हर लेंथ के लिए अलग अलग डायरेक्शन देनी पड़ेगी, जो हम काफी कंफ्यूजिंग होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड को उन्होंने डिफाइन कर दी डायरेक्शंस आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, और सारे वेक्टर्स उन्हीं के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि आसानी से लिखे जा सकता है, राइट। आप कंपोनेंट ले लो x की तरफ आई कैप चिपका दो, कंपोनेंट ले लो y की तरफ j कैप चिपका दो, कंपोनेंट ले लो z की तरफ एंड k कैप चिपका दो, इस तरह से।
और आराम से एक वेक्टर को आप एक उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा कंपोनेंट फॉर्मेट होता है। हमें इसको ही थोड़ा मास्टर करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है कि आप वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्मेट में नहीं लिख पाते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये लिखना नहीं सीखोगे तो आगे आने वाले जैसे एनएलएम के चैप्टर्स हैं उसमें काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है और काइनेमेटिक्स में भी काफी हद तक दिक्कत होगी। तो मेरा सजेशन है इसको आप मास्टर करो अच्छे से, तब जाके आपके आने वाले चैप्टर्स ज्यादा ईजी जाएंगे। अगर आप इसको स्किप करने की कोशिश करोगे या फिर कोई आपको स्किप करवाता है ये कह के कि भाई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपके आने वाले चैप्टर्स में काफी इफेक्ट पड़ सकता है। एनीवेज, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें इसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। देखो यहाँ पर ध्यान से, तो जैसे मैंने बोला कि आपका ये x है और ये हमने बोला y है, और ये हमारे पास इधर कितना हो गया, दिस इज 10 न्यूटन्स, और ये हमने बोला है 53 डिग्री। अब बताइए इस a को i कैप j कैप यानी कंपोनेंट फॉर्मेट में लिखिए। राइट, राइट a वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो एक बात याद रख लो, मैं यहाँ पर सिंपल एक चीज रटा ही देता हूँ बेसिकली। मान लो इस तरह से आपके दो एक्सेस हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और आपका वेक्टर कैसे भी दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से आपको ए लेंथ का वेक्टर दिया है, यहाँ पर थीटा है, तो इतना समझ लो कि जिससे थीटा ये वेक्टर है और ये एक्स एक्सेस है, एक्सेस से थीटा एंगल है, तो इसके ऊपर जो आएगा लेंथ वो कॉस वाला फंडा, कॉस वाला होगा, और उसके दूसरे वाले में जो आएगा वो साइन वाला होगा। अगर इतना याद है तो आप जल्दी जल्दी कंपोनेंट्स कर लोगे। वेक्टर और एक्सेस, जिस एक्सेस से एंगल बन रहा है जो, उसको कॉस ले लो। यहाँ पर एक्स से बन रहा है तो एक्स पे कॉस आएगा और वाई पे साइन आ जाएगा। अगर इतना याद है तो आप जल्दी जल्दी कंपोनेंट्स करना सीख जाओगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ए वेक्टर हमें लिखना है, तो ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा आई कैप। तो सिंपली ए कॉस थीटा हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ रहा है, आई कैप प्लस ए साइन थीटा किधर आ रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो जे कैप इक्वल टू कितना बन जाएगा, 10 cos 53। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 इंटू कॉस 53 कितना हो जाता है, 3/5 आई कैप प्लस 10 इंटू साइन 53 इज 4/5 जे कैप। सो जस्ट सी दैट दैट विल बी 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। आप इस तरह से आराम से इनको कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और बातें कर लेते हैं। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, देखो भाई, अगर हमने इस वेक्टर की बात की है तो यहाँ पर हमने क्या बोला, भैया 10 लेंथ का वेक्टर था हमारा। अब आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बेसिकली इसके एंड के कोऑर्डिनेट्स को निकाल रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, 6,8। 6 आई कैप मतलब क्या है कि इसका 6 एक्स में कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 6। 8 जे कैप का मतलब क्या है, वाई में कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 8। तो बेसिकली हम इसके टिप के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, अगर इसका ओरिजिन पे टेल रखा हुआ है तो दैट्स इट। अब अगर आप किसी और तरीके से निकाल सकते हैं वो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इसी तरीके से स्टिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमारी इसमें काफी अच्छी पकड़ बन जाए। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि मैंने एक वेक्टर इस तरह से देके रखा है, कितना, 25 न्यूटन का, बी दे रखा है जिसका लेंथ कितना है, 25 न्यूटन, और मैंने बोल रखा है कि हमारे पास एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। जरूरी नहीं आपकी एक्स और वाई हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली हो, और नाम भी हो सकता है ना दिया जाए। यहां मैंने दे रखा है एंगल 60 डिग्री ऊपर वाले से। राइट, अब आप बताइए कि दोनों डॉटेड लाइन पे क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे। फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ऑन बोथ एक्सेसेस। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई, बहुत सिंपल है। क्या करना है इसमें, मैंने हमेशा बोला है वेक्टर और जिस एक्सिस के बीच में एंगल अगर आ रहा है थीटा, तो उस पे कॉस आएगा और उससे परपेंडिकुलर वाली लाइन पे साइन वाला आएगा। तो हमने बोला भाई इसमें अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे। दो वेक्टर्स में तोड़ना है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, तो एक वेक्टर आपका ऐसे जाएगा और दूसरा वेक्टर आपका ऐसे जाएगा। तो इधर कितना आएगा, कॉस आएगा, तो इधर हो जाएगा 25 कॉस 60, और इधर कितना आएगा इसके पैरेलल जो है 25 साइन 60। बस हो गया, और क्या करना है, वैल्यू निकाल लो।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा और बातें करता हूँ ताकि, क्योंकि कंफ्यूजन ना आए। देखो भाई, हम कर क्या रहे हैं, सुनो ध्यान से। हम इसको तोड़ रहे हैं इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, तो हमें तोड़ना भी कुछ इस तरह से है कि वो रूल्स ऑफ एडिशन फॉलो होने चाहिए। तो अगर आप कंपोनेंट करेंगे तो इस तरफ एक्स पे जो आएगा ना, उसका एरो जो टेल और हेड है वो भी इस तरह से बनेगा, और इसका भी टेल और हेड ऐसे बनेगा, इस तरह से कि ये उनका रिजल्टेंट होगा। तो ये जो है दूसरे वेक्टर के हेड से कोइंसाइड होगा, पहले वाले वेक्टर के टेल से कोइंसाइड होगा, और जो दोनों वेक्टर्स उनका हेड और टेल कोइंसाइड होगा। बेसिकली ये है कि अगर ये वेक्टर है और हॉरिजॉन्टल में आप कंपोनेंट लेते हो तो उसके जस्ट नीचे उसका हेड बनेगा, राइट। और दूसरा हमारे पास जो हेड है वो कोइंसाइड हुए होगा। बस ऐसे करना है। इतना समझ में आ गया? बस हो गया, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोई हाई फाई साइंस नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। नाउ लेट्स सी, कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैं कंबाइंड क्वेश्चन ही देता हूँ, उसको हम लोग करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई हमने इस तरह से आपको एक्सेस दे रखी है, मैंने एक दे दिया, ये मान लो ये ए है जिसका लेंथ हमारे पास है 15 न्यूटन का, इसको मैंने बोल दिया 37 डिग्री पे। ये मैंने बोल दिया है कितना, बी का है 20 न्यूटन है, वर्टिकल है इसी के अलोंग। ये हमने बोल रखा है सी कितना है 25 न्यूटन का, इसको मैंने बोल रखा है यहाँ से 53 डिग्री, राइट। ये मैंने बोल रखा है यहाँ पर कितना है, डी है, इसको मैंने बोल रखा है 10 न्यूटन। यहाँ मैंने बोल रखा है कितना, ये भी 53 डिग्री बोल रखा है, ये मैंने बोला ई है, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, छोटा कर देते हैं इसको 5 न्यूटन। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एफ ले लेते हैं जो कि यहाँ से है 37 डिग्री पे, और इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। अब हमें क्या करना है कि एक एक करके इनको सभी को कंपोनेंट फॉर्मेट में लिखना है। कंपोनेंट फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, देखो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो कंपोनेंट फॉर्मेट में लिखने का मतलब हो गया आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं। पहले एक बार इसको स्क्रीन रोक के आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। ओके ठीक है, अगर हो गया है तो हम लोग एक बार देखते हैं कैसे करना है। देखिए ओके, तो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, ए वेक्टर से। तो ए वेक्टर की हम बात करने वाले हैं। आप सिंपल याद रखो, जिस एक्सिस से अगर थीटा है तो उस एक्सिस पे कॉस आएगा और दूसरे पे साइन आएगा। इसमें किससे है, एक्स से थीटा है 37, तो इस पे कॉस आएगा, यानी कितना हो जाएगा 15 cos 37, 15 cos 37 आई कैप में आएगा। फिर आंख बंद करके साइन उसमें लगा दो, तो 15 sin 37 जे में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो इसका जो इसके हेड के नीचे उसका हेड आएगा तो ऐसे बनेगा, और दूसरे वाले का टेल जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा, सॉरी दूसरे वाले का वेक्टर जो है उसका हेड ऊपर की तरफ बनेगा। इसको आप चाहो तो रिड्यूस कर लेना बाद में। बी वेक्टर की बात करते हैं। देखो भाई, बी वेक्टर क्या है, सीधा उसकी तरफ है, कंपोनेंट करना ही नहीं है, राइट। अगर आप करना भी चाहते हो तो आपका y से 0 डिग्री एंगल है, राइट। तो y पे कितना आएगा 20 cos 0, और उस पे कितना आएगा 20 cos 90 जो कि 0 होता है। या सीधा कर लो यार, अगर सीधा y की तरफ ही आ रहा है तो j में ही है, i में क्या आएगा, सीधा x की तरफ आ रहा है तो i में ही। तो यहाँ सीधा हमारे पास क्या बन जाएगा 20 j कैप हो गया। सी वेक्टर की बात कर लेते हैं, थोड़ा डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। सी है हमारे पास x से 53 दे रहा है, तो इस पे cos आएगा, तो कितना आ जाएगा 25 cos 53, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इसका जो बनने वाला है रिजल्टेंट वो इसके नीचे बनेगा, तो एरो पीछे की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन माइनस आई कैप होगा, आई में नहीं जाएगा। प्लस 25 sin 53 की अगर हम बात करते हैं तो 25 sin 53, और ये क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है जे कैप, ये पीछे की तरफ बनेगा, फिर ये ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। डी वेक्टर की बात कर लेते हैं। देखो भाई, तो डी वेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो डी वेक्टर क्या है, आपका सीधा मतलब एक्स में ही आ रहा है और पीछे आ रहा है, तो माइनस की तरफ आएगा, तो 10 टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप सीधा सीधा लिख दीजिए। ई वेक्टर की बात करते हैं। ई वेक्टर हमारे पास ये है, तो इसमें एक्स से बना रहा है 53, तो एक्स पे आएगा cos 53, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 cos 53 किस तरफ बनने वाला है, इसके हेड के अलोंग ही इसका भी हेड आएगा, तो आपका आई कैप में बनेगा, और साइन दूसरे पे जाएगा, तो 5 sin 53। बट एक बार देख लो भाई किस तरफ आ रहा है, तो 5 sin 53 अगर आएगा तो देखो इसका आपका इसके नीचे इसका डायरेक्शन आएगा, तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा दूसरा वेक्टर नीचे की तरफ, मतलब ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है,
y की तरफ नहीं जा रहा, तो नीचे आ रहा है तो आप इसको माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे ही अगर हम बात करते हैं एफ वेक्टर की, तो एफ वेक्टर में जो थीटा है वो y एक्सिस से है, तो अब y के पास cos वाला कंपोनेंट आएगा, कितना हो जाएगा 10, मतलब y के पास आएगा 10 cos 37। बट डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा। देखो इसमें अगर हम इसका कंपोनेंट लेंगे cos वाले पे, तो इसके नीचे इसका बनना चाहिए, मान लो इसका इस तरह से कंपोनेंट बनेगा और दूसरा वाला ऐसे बनने वाला, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर नहीं जाएगा, तो इसको मैं माइनस जे कैप लिख दूंगा। और दूसरे वाले पे साइन आएगा तो कितना हो जाएगा 10 साइन 37, और वो भी पीछे की तरफ आ रहा है तो माइनस आई कैप कर दिए, हो गया। इस तरह से हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को एक एक करके कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास कोई भी इस तरह से हमने वेक्टर बना के रखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए ए बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने इस तरह से थीटा बना के रखा हुआ है, तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर इस तरह से यहाँ कितना आने वाला है ए कॉस थीटा और यहाँ कितना आने वाला है ए साइन थीटा। अब देखो क्या है ना कि इस वेक्टर को चाहूँ तो पैरेलली मैं पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट। तो यानी अगर मैं यहाँ बनाने के बजाय जैसे मैं इसको एक्सेस पे बना रहा हूँ वैसे ही इसको भी एक्सेस बना दूँ, क्या दिक्कत है। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए कॉस थीटा इधर आएगा, ए साइन थीटा इस तरह से आएगा, पैरेललोग्राम रूल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, इन दोनों का अगर आप रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे तो डायगोनल जो होगा वो उसका रिजल्टेंट बनेगा। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर बोला है कि 10 न्यूटन इधर लगा रखा है आपने और यहाँ पर रखा है 37 डिग्री, तो आपका नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, आप सीधा सीधा जानते हैं इस तरफ कितना आना है, ये आएगा 10 cos 37, और जैसे ऐसा किया वैसे इधर कर दो, यहाँ कितना आएगा, इधर भी एरो ऐसे बनेगा, क्या हो जाएगा 10 sin 37। तो दोनों बेसिकली एक्सेस पे दिखने लगते हैं। उस केस में क्या एक्सेस में दिख रहा था, इधर दिख रहा था, तो इस केस में आप दोनों को एक्सेस पे दिखा सकते हो। और इस केस में सिंपल होता है कि आपका जो हेड जहां बन रहा है उसी के नीचे दूसरे का हेड बनेगा, टेल आपका सबका कोइंसाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना किसी इशू के, राइट। तो ये मैंने कंपोनेंट फॉर्मेट के बारे में कुछ बातें बता दी। अब नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट लेक्चर में रिलीज करूंगा, जो कि जल्दी करूंगा, तो उसमें हम लोग इसके यूजिंग कंपोनेंट फॉर्मेट हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे, यूनिट वेक्टर को निकालना कैसे है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वो देखेंगे, और हम प्रोडक्ट रूल इन वेक्टर्स किस तरह से लगाए जाते हैं उनको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना रखना चाहूँगा। आई विल सून पोस्ट द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल, और अब मैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। थैंक यू एवरीवन।